हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS एकेडमी 11-19 में। तो आज है वर्णमाला की क्लास नंबर 4। तो यहाँ पर जिन्होंने बैच ले रखा है विनायक बैच UPSI वाला, तो यहाँ पर उनका रिवीजन हो जाएगा अगर ले रखा है। अगर नहीं लिया है तो यहाँ से आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं परंपरागत अतिरिक्त वर्ण क्या होते हैं। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण क्या होते हैं? एक तो चंद्र बिंदु होता है, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। तो ये जो तीन होते हैं परंपरागत अतिरिक्त वर्ण होते हैं। तो पहला है आपका अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जो चंद्र बिंदु होता है वो अनुनासिक कहलाता है। ये होते क्या है? जिनमें नाक से कम मुख से ज्यादा वायु निकलती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? इनका प्रयोग होता है तद्भव में। जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं उनमें होता है अनुनासिक का। जैसे कि गांव हो गया, चांद हो गया, दांत हो गया, कांटा हो गया, पांच हो गया। तो ये अनुनासिक शब्द हैं। क्या है? अनुनासिक शब्द है। अनुस्वार क्या होता है? जिसमें नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। ये तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं। ज़्यादातर जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें प्रयोग होते हैं। जैसे कि चंद्र हो गया, क्या हो गया? चंद्र, दंत, कंटक, पंच, गंगा, संयम, संस्कार। तो ये कैसे है? संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसमें प्रयोग होता है अनुस्वार का। विसर्ग क्या होते हैं? संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद में आता है। जो विसर्ग होता है संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसमें बाद में आता है। जैसे कि प्रातः, अतः, दुख, प्रातः काल। तो ये संस्कृत के जो शब्द हैं उनमें आते हैं, स्वर के बाद में आते हैं। जो अनुस्वार होता है और जो विसर्ग है तो इनको क्या कहते हैं? इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह। तो आपसे पूछ लेगा अयोगवाह कौन है? तो ये देख देगा अंग और आहा। तो ये हमारे अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह क्यों होते हैं? इनको ना ही आप व्यंजन में काउंट कर सकते हैं ना ही स्वर में काउंट कर सकते हैं। तो ये अयोगवाह स्वर हैं। तो अभी पूछेंगे विसर्ग बीच में क्यों आता है? जैसे कि वहाँ पर प्रातः काल में आया था। तो ये संधि का टॉपिक है। फिर भी यहाँ से देखते हैं हम लोग। जैसे कि दुख है, संधि यह कहती है कि विसर्ग के बाद, संधि यह कहती है कि विसर्ग के बाद यदि का, खा, पा, फा हो तो कभी भी विसर्ग नहीं हटता है। तो इस वजह से यहाँ पर बीच में आ जाता है तो विसर्ग को नहीं हटाते हैं। तो चंद्र बिंदु किस में आता है? तद्भव शब्द में आता है। अनुस्वार किस में आता है? तत्सम में। और ये अयोग, ये जो होता है स्वर के बाद आता है। किसके बाद आता है? स्वर के बाद आता है। विसर्ग स्वर के बाद आता है। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो अनुस्वार लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई भी शब्द ले लीजिए जहाँ पर आपको शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है। कौन सा शब्द लेंगे? देखो, कैंची को ले लेते हैं। कैंची। तो यहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? बिंदु लगाएंगे। चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे। तो जो शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो आप अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं व्यंजन। तो स्वरों का पूरा वर्गीकरण हो गया। अब व्यंजन को देखते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं पहले हम लोग लिख लेते हैं। का, खा, गा, ये सारा व्यंजन लिख लिया हम लोगों ने। तो माँ तक, अब का से माँ तक जो व्यंजन लिख लिए। फिर इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर पूछ सकता है आपसे वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया? तो ये देखते हैं वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया। क्योंकि 5 इधर से भी है, आप इधर से गिनेंगे तो 5, इधर से गिनेंगे तो 5 पढ़ आएंगे, इधर से गिनेंगे तो 5 आएंगे और इधर से गिनेंगे तो 5 आएंगे। तो ये वर्ग जैसी आकृति बना रहा है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। फिर इसको 3 भागों में तोड़ लिया गया है। 16, 4 और 5 में तोड़ा गया है। तो आपसे पूछेगा स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर आपसे पूछे नासिक के व्यंजन तो आपको कितने बताना है? 5 बताना है। अगर आपसे पूछता है नासिक के वर्ण कितने होते हैं तो आपको 6 बताना है। कितना बताना है? 6 बताना है। वहां पर आपका अनुस्वार आ जाता है। स्पर्शी व्यंजन होते कौन कौन से? का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा।
ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा, छा, जा, झा, ये 4 होते हैं। नासिक के व्यंजन 5 होते हैं। नासिक व्यंजन कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक होता है अंगा, अड़ा, इया, ना और मा, तो ये कितने होते हैं, 5 होते हैं नासिक के व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो या और वा है इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा अर्ध स्वर कौन से व्यंजन है, अर्ध स्वर कौन से व्यंजन है, तो आपको बताना है या है और वाह है। क्या है, या है और वाह है। क्यों है, आप कौवा को ऐसे लिख सकते हैं और कौवा को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्वर का भी प्रयोग कर सकते हैं और व्यंजन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस वजह से क्या है, ये अर्ध स्वर है। जैसे कि महिलाएं ऐसे भी लिख सकते हैं और महिलाएं ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये क्या है, रा। रा है प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन। तो आपसे पूछ लेगा कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो आपको रा बताना है। प्रकंपित कौन है, रा है। लेकिन पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, वो ला को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। एक टॉपिक ये और है, तो या वा को, या और वा को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन साप्रभा व्यंजन भी कहा है। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि या और वा को किसने संघर्षहीन साप्रभा व्यंजन कहा है, तो आपको बताना है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। किसने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ऊष्मी व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता हो। तो क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है। तीनों सा आ जाएंगी, सा और हा आ जाएगा। ये क्या है, ऊष्मी व्यंजन। कुल कितने हैं, 4 हैं। तो ऊष्मी व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। आगत स्वर क्या होते हैं, आगत स्वर आपने देखा होगा, ऐसा होता, ऐसा यहाँ पर वो बिल्कुल चंद्र बिंदु जैसा होता है, लेकिन वहाँ पर बिंदु नहीं रखा होता है, तो वो होता है आगत स्वर। यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए तो इसका प्रयोग करते हैं, किसका, आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हॉस्टल, हॉस्टल को ऐसे लिखेंगे। कॉलेज को कैसे लिखेंगे, कॉलेज को ऐसे लिखेंगे, कॉलेज। और इसके बाद हॉस्पिटल को कैसे लिखेंगे, हॉस्पिटल ऐसे लिखेंगे। नॉलेज को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, नॉलेज। ऑपरेशन को कैसे लिखेंगे, ऑपरेशन। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों, तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।